पढ़ लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हेडिंग डालो, देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ स्पेलिंग बतानी पड़ेगी क्या? AMPERE एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस थ्योरम जैसा ही होता है। ठीक है, जिन लोगों को गॉस थ्योरम नहीं आती वो पेन ना लें, तो जिनको आती है ठीक है वो बिल्कुल समझ जाएंगे आसानी से। मतलब फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जिसको आती है थोड़ा जल्दी समझ जाएगा और जिसको नहीं आती है थोड़ा देर में समझेगा। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। गॉस थ्योरम में क्या होता था, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। एम्पियर सर्किटल लॉ में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम में हम लोग एक चार्ज के आसपास एक सरफेस, एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर देते थे। उस पॉइंट से जाता हुआ जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती थी, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ में जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी उस पॉइंट से जाता हुआ एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ करेंगे। फर्क इतना है कि उसमें पूरा सरफेस ड्रॉ करते थे, इसमें लूप ड्रॉ करते हैं। लूप मतलब एक रिंग के फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। लूप इज लूप, है ना। वहां पे भी लिख के बताते हैं, बेटर लगेगा। देखो गॉस थ्योरम की पहले बात बता देते हैं। मान लो ये चार्ज है, इसको हम इनक्लोज चार्ज कहते थे। सपोज P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती थी, तो P पॉइंट को लेते हुए चार्ज को घेरते हुए हमें क्लोज्ड सरफेस बनाते थे, जिसको गॉसियन सरफेस भी कहा जाता है। क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस, जिसको नहीं आता है वो समझ जाएगा, थोड़ा सा आइडिया तो लग ही जाएगा। गॉसियन सरफेस, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेते थे। ठीक है, दैट एरिया वाज सपोज Q, यहाँ ले लेना समझाने के लिए, Q इनक्लोज एरिया DA लिया जाता था। ठीक है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो ये होती थी, है ना, थीटा एंगल होता था। तो हम लोग गॉस थ्योरम क्या लिखते थे, सरफेस इंटीग्रल E डॉट DA, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता था, इज इक्वल टू क्या होता था, 1/ε0 टाइम्स जितना चार्ज आपने बंद कर दिया है। ठीक, अब आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में। डरने की जरूरत नहीं है, ये गॉस थ्योरम में था। जिनको आता है अच्छी बात, जिनको नहीं आता और भी अच्छी बात। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। एक चार्ज जिससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, उससे लेते हुए हम एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करते हैं, जिसे गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस कहा जाता था। इस सरफेस के ऊपर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सपोज थीटा एंगल बनाता है। जब इसको ओपन करोगे तो EDA cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार एम्पियर सर्किटल लॉ को समझिए। यहाँ पे चार्ज ना होके, यहाँ पे भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण चार्ज होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कारण करंट होगा। ठीक है, क्योंकि करंट जब फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यहाँ पे हम चार्ज को इनक्लोज चार्ज कहते थे, यहाँ पे हम करंट को I नेट कहेंगे, यानी नेट करंट। ठीक है, जिस प्रकार से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, वैसे ही हमें कुछ दूरी पर एक पॉइंट दिया जाएगा जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। ठीक है, जिस प्रकार से पॉइंट को लेते हुए और चार्ज को घेरते हुए हम एक यहाँ सरफेस बनाते थे, यहाँ पे बनाते हैं लूप। मतलब एक छल्ला है जिसके अंदर ये तार ऐसे जाना, मीन्स ये छल्ला है
तार ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रही है बीच से, ठीक है, ओके। इसको कहते हैं करंट इज थ्रेडिंग द लूप। थ्रेडिंग जैसे सुई के छेद में, सुई जो होती है नीडल, उसके छेद में धागा डाला जाता है, वही चीज, थ्रेडिंग द लूप। यहाँ पे इसको क्लोज सरफेस कहा जाता था, इसे क्लोज लूप कहते हैं। उसको गॉसियन सरफेस कहते थे, इसे एम्पियर्स लूप कहा जाता है। अब यहां पे क्या करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लू कर देते हैं, ऐसा लगे कि हाँ भाई करंट आर पार हो रही है। अब सही, ठीक है, क्लियर। जिस प्रकार से यहाँ पे छोटा सा एरिया डी ए वेक्टर लेते थे, वैसे यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ, भाई क्योंकि वो सरफेस है, सरफेस में एरिया लिया जा सकता है, ये तो लूप है ना, इसमें सरफेस कहाँ से लोगे, है क्या नहीं। तो यहाँ पे आप छोटी सी एक लेंथ लेंगे डी एल, आएगा समझ में, क्लियर। तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से, वो निकाल लीजिए, सपोज बी वेक्टर, ठीक है। तो मैं आपको एक इजी तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं आपको एम्पियर्स वेक्टर लॉ बता भी रहा हूँ, एम्पियर्स वेक्टर लॉ लगाना कैसे वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए, आप क्या करिए, इस जगह पर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब कर देते हो, फिंगर ऐसे घुमाते हैं, तो इस तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, ऐसे होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ओके। अब आप करना बस क्या, ये जो आपने डीएल माना है ना, ये वाला पार्ट, इस डीएल की भी डायरेक्शन आप इधर ही ले लेना, हाँ, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ, मतलब जिस जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैं बहुत सॉलिड तरीका बता रहा हूँ, नहीं दिक्कत होगी तुम्हें, ठीक है, एम्पियर्स वेक्टर लॉ लगाने में। आपको जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस जगह पर आप एक डीएल लेंथ का एक सेगमेंट काटेंगे, उस डीएल की डायरेक्शन वही ले लेना जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब भी थीटा लगाने की नौबत आएगी तो थीटा कितना रख देंगे, 0, शीशा लेजर के चांसेस खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, ओके। तो सामने आया, तो जिस प्रकार से हम लोग गॉस थ्योरम ऐसे लिखते हैं, वैसे ही हम एम्पियर्स वेक्टर लॉ लिखते हैं। ऐसे यहाँ भी इंटीग्रेशन होता है, यहाँ भी इंटीग्रेशन होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी। वहाँ पे एरिया का सेगमेंट था, यहाँ पे लेंथ का सेगमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप नोटिस करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिज्म शुरू होते ही कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए 4 पाई इधर से साफ कर दीजिए और 4 पाई इधर से साफ कर दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चीज 1/एप्सिलॉन नॉट होती है उसको मैं ये नहीं कहता हूँ दोनों बराबर होते हैं, ना गलत बात नहीं पढ़ा, ये बराबर नहीं होते हैं, बट तुमको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि जो फॉर्मूले में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/एप्सिलॉन नॉट था, आप यहाँ पे उसको म्यू नॉट कर दें। तो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट के लिए मैंने कर दिया म्यू नॉट। वहाँ पे चार्ज से सारा काम था, यहाँ पे करंट का सारा काम है, तो आई ने माय डियर इसी को कहते हैं एम्पियर वेक्टर लॉ। वेरी इजी, हाँ ठीक है, दोबारा समझा देते हैं। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब हम गॉस थ्योरम का नाम भी नहीं देंगे। तो इत्मीनान से Ampere's circular law is a second method to find magnetic field intensity at a point due to a current carrying wire. किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का एक सेकेंड
कन्वीनियंट और अच्छा तरीका है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ को लगाने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि लगाया कैसे जाता है। आपको जिस करंट कैरिंग वायर की वजह से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, सबसे पहले उस वायर को ड्रॉ करिए। उस वायर को ड्रॉ करने के बाद उससे कितनी दूरी पर वो पॉइंट है, उस पॉइंट को ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपको ये पता लग जाए कि वहाँ से इसकी दूरी कितनी है, सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ दूसरा जुगाड़ देखा जाएगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले वायर ड्रॉ किया जाएगा और वायर में करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करी जाएगी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट को लेते हुए और वायर को चारों तरफ से घेरते हुए हम एक क्लोज लूप बनाएंगे। उस क्लोज लूप को एम्पियर्स लूप भी कहा जाएगा। अगला स्टेप ये होगा कि जिस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है, एट दैट प्लेस यू विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दैट क्लोज लूप, DL। DL यहाँ पे इस बार कहाँ पे लिया है हमने? लूप पे लिया है। याद करिए बायो-सेवर्ट लॉ में कहाँ लिया था? वायर पे लिया था। ये फर्क है। बायो-सेवर्ट लॉ में वायर पे DL लिया जाता है, यहाँ पे वायर में कोई DL नहीं लेना है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? तो हमने अगला काम क्या किया, एक DL लेंथ का सेगमेंट लिया और इसको वही डायरेक्शन दिया जो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो कि हमको निकालना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि इस जगह पर B और DL के बीच का एंगल थीटा 0 मिलेगा हमको हमेशा, ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो जाए, बाद में जहाँ कुछ होगा देखा जाएगा। राइट? तो क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ मैथमेटिकली? हाँ जी, तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ हम ये कह सकते हैं कि ऐसे होता है। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा बॉस। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद आप नोट करिएगा। ठीक है, या पहले इतना नोट कर लीजिए पूरा। तो चलिए अब स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, according to Ampere circuital law, according to Ampere circuital law, comma, the line integral of magnetic field intensity B vector, the line integral of magnetic field intensity B vector, B capital बनेगा। According to this law, the line integral of magnetic field intensity B vector around any closed loop B vector around any closed loop is equal to mu naught times the total current, mu naught times the total current I net, mu naught times the total current I net threading or passing through this closed loop threading or passing through this closed loop एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम वेरीफाई एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग वेरीफाई करेंगे, प्रूफ तो नहीं करेंगे, वेरीफाई जरूर करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे? मतलब ये लॉ, मतलब ये चीज़ एग्जैक्टली इसी के बराबर होती है कि नहीं होती, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, वेरिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, verification of Ampere circuital law by using current carrying straight infinite
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग, करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। चलिए वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए, सबसे पहले कंसीडर द सिचुएशन, डायग्राम बनेगा। ये रहा आपका वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर लेना है, इनफाइनाइट लेंथ का है, दोनों तरफ डॉट डॉट बना दीजिए, ठीक है। इसमें आई करंट हम मान के चल रहे हैं, टोटल करंट आई है, यानी यही हमारी आई नेट का काम करेगी। इससे कुछ दूरी पर, माय डियर, ना समझ में आया तो पूछिएगा, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर, पी पॉइंट पर, मतलब आर दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट को लेते हुए और वायर को चारों तरफ से घेरते हुए हमने एम्पियर्स लूप बना दिया है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, आई करंट आई नेट हो गई। यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहाँ पे हमको क्या करना होता है, याद करिए, एक सेगमेंट लेना होता है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट हो गया, हमने यहाँ पे एक सेगमेंट डीएल लेंथ का ले लिया। डीएल की डायरेक्शन वही ली जाएगी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बता चुके हैं। यानी यहाँ पे एक बात तो तय हो गई, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा, अगर हम लिखें उसके, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई समस्या? दूसरी बार बताया है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटिंग लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल इसको ओपन करेंगे तो b इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, राइट। इसका मतलब लाइन इंटीग्रल b डॉट डी एल, राइट साइड में क्या लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ b इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। लाइन इंटीग्रल b डॉट डी एल बराबर लाइन इंटीग्रल b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से। जो लोग नहीं जानते हैं फिलहाल फॉर्मूला, वो टेंशन ना लें, फिलहाल इतना समझ लें कि इनफाइनाइट वायर की वजह से, ठीक है। चलो इसको मैं फिलहाल ए ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 होता है, ठीक है। बाकी डीएल जिंदाबाद। अब जो कुछ कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लीजिए। क्या क्या कांस्टेंट है, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, अंदर क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ डी एल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग अभी नए हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डीएल का इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। अगर डीएल को इंटीग्रेट किया जा रहा है मतलब डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, यानी सारे छोटे छोटे डीएल्स का एडिशन हो जाएगा, तो ये सर्कमफ्रेंस के बराबर है। इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब जितने भी डीएल मिल पाएंगे यहाँ पे सबको जोड़ना है। जब सबको जोड़ दोगे तो रिंग की क्या मिल जाएगी, पेरीफेरी, यानी सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी, राइट। तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये क्या हो गया, आई बाई ए इंटू 2 पाई ए हो गया। ए से ए कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4। आई नेट था, आई तो आई नेट था ना, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई की जगह क्या लिखते हैं, आई नेट, हेंस वेरीफाइड। चलिए अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं।
एम्पियर सर्किल लॉ का। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन नंबर 1, हेडिंग डालिए एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ एम्पियर सर्किल लॉ कॉलन, एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ एम्पियर सर्किल लॉ कॉलन, कॉलन जानते हो ना, द्विबिंदी, हाँ, कॉलन डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, कॉलन के आगे लिखिए डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, derivation for the expression of magnetic field intensity, derivation for the expression of magnetic field intensity at the center of current carrying, at the center of current carrying, at the center of current carrying long solenoid, करंट कैरिंग लॉन्ग सॉलिनॉइड। फटा देखिए, तो अब हेडिंग लिखी है पूरी, चलिए तो बढ़िया डेरिवेशन। सॉलिनॉइड बेसिकली 10th क्लास में बता दिया जाता है, फिर भी कुछ मूर्खों को नहीं पता होता है सॉलिनॉइड क्या है, तो हम बता देते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि इसमें एक इंसुलेटिंग पाइप होता है, आप चाहे फाइबर का बना दीजिए चाहे कार्डबोर्ड का बना लीजिए, ठीक है। उसमें जो वायर है थिक कॉपर वायर, मोस्टली थिक यूज करते हैं, ठीक है, और लैमिनेटेड भी होता है, उस वायर को इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से बाइंडिंग करी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से यह सॉलिनॉइड होता है। इसमें करंट की व्यवस्था फिलहाल हमने डीसी कर रखी है, डायरेक्ट करंट, जो कि हमको एक सेल या बैटरी से मिल जाएगी, ठीक है। इसमें करंट जो हम लोग फ्लो करा रहे हैं उसको हम फिलहाल यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ शो कर रहे हैं और थोड़ा यहाँ शो कर रहे हैं, ताकि कम से कम छीछालेदार आपको डायग्राम में दिखाई दे, कम से कम। ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, बट अभी यहाँ बीच में बहुत कुछ लिखना है। सवाल ये है कि पहली बात, ये तो सोलेनॉइड हो गया, सो व्हाट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड। पहले तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। लॉन्ग सोलेनॉइड उस सोलेनॉइड को कहते हैं जिस सोलेनॉइड का डायमीटर उसके लेंथ के कंपैरिजन में कम होता है, मतलब लेंथ इज मोर बट डायमीटर इज लेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कभी लॉन्ग सोलेनॉइड, मेरा कहना है आपसे कि कभी भी अगर आप सोलेनॉइड का क्वेश्चन करें तो प्लीज़ इस बात को चेक ज़रूर करें कि लॉन्ग सोलेनॉइड है या नहीं। अभी अगर ना करें तो चल जाएगा, लेकिन जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करें तो प्लीज़ ज़रूर चेक करें, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला अलग होता है और जो लॉन्ग नहीं होता है उस सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है। इसलिए तो लॉन्ग वाला ही अपने सिलेबस में है, इस वजह से फिलहाल एकेडमिक में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत आ सकती है, तो मैं पहले से आपको बता के चल रहा हूँ। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब डायमीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं डेरिवेशन पे आगे बढ़ता हूं। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर पे एक पॉइंट दिया गया है P। गुरुजी ने अभी अभी आपको बताया कि आपको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को लेते हुए और वायर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करते हुए आपको एक लूप बनाना है। लूप किसी भी शेप का हो सकता है, ये भी मैंने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लूप बना रहे हैं वो ये है, इट इज अ स्क्वायर लूप और रेक्टेंगुलर लूप लाइक दिस, ठीक है। अब कह दो सर आपने बिल्कुल यहाँ से चिपका के बनाया है, तो हाँ चिपका के बनाया है, क्योंकि सोलेनॉइड वहाँ कहाँ से मानी जाती है, जहाँ पे यहाँ पे तार मिल जाएगा वहाँ से लेके आखिरी तार जहाँ पे मिलेगा उसे। तुम फिजिकली इसको बहुत लंबा पाइप जोड़ दो, तार केवल 4 या 5 फेरे लपेटो तो सोलेनॉइड इतना बड़ा धुआं हो जाएगा, नहीं समझे, ठीक है।
तो अब ये हो गया हमारा एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप में क्या करते हैं, हम एक छोटा सा करंट सेगमेंट लेते हैं, मतलब सॉरी छोटा सा एक सेगमेंट लेते हैं, तो मान लेते हैं कि वो सेगमेंट ये हो गया। अभी आप सोचोगे कि आपने पहले डायरेक्शन डिसाइड कर दी, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैं आपको लिखवा दूंगा, तरीका बहुत आसान सा है। करंट की डायरेक्शन में सोलेनोइड को पकड़ लो राइट हैंड से, ग्रिप द सोलेनोइड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय योर राइट हैंड। नहीं समझे? करंट ऐसे जा रही है, सपोज ये सोलेनोइड है, करंट ऐसे जा रही है तो हमने ऐसे पकड़ लिया, थंब किधर आया, यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। आई वाज नॉट। So to find the direction of magnetic field intensity at the center of the current carrying solenoid, you just grip the solenoid in your right hand, in that along the direction of current. In this situation, the stretched thumb of the right hand will represent the direction of magnetic field intensity at the center of the current carrying long straight solenoid. Okay? तो यहाँ पे थीटा 0 हो गया, यहाँ तो डिसाइड हो गया भाई, बढ़िया। अभी कुछ तूफानी करना बाकी है। अगर आपको 9-10 का थोड़ा बहुत कुछ याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक उसमें करंट फ्लो करती है। ठीक है, उसका एक हिस्सा एज अ नॉर्थ पोल और एक हिस्सा एज अ साउथ पोल बिहेव करता है। बनी बात है, अगर एक हिस्सा साउथ पोल जैसा एक हिस्सा अगर नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा तो बनी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी जो कि मैग्नेट के अंदर सन और बाहर नस हो जाएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें सन और नस से कोई मतलब नहीं, सन और नस समझ रहे हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल सन, तो मैग्नेट के बाद नस। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको डायरेक्शन पता है मैग्नेटिक फील्ड का। ये हो गया इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना, ऐसे 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 और पता नहीं कैसे कैसे, समझ गए। अब हाँ, अब यहाँ का थीटा तो डिसाइड हो गया, यानी यहाँ का भी थीटा डिसाइड कर लो। ये डीएल हो जाएगा, यहाँ पे बी वेक्टर हो जाएगा, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अगर यहाँ डिसाइड किया जाए तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है और ये डीएल की डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ भी थीटा कितना हो गया। और सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, 0। लॉन्ग सोलेनोइड के हमेशा बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, हमेशा जो भी मैग्नेटिक फील्ड आती है किधर आती है, अंदर। समझ में आया? ये बात आपको याद होनी चाहिए, समझ गए। तो एक्चुअली जो लोग गॉस थ्योरम पढ़े थे उनको ये चीज समझ में ज्यादा अच्छे से आ रही होगी कि हम जितने साइड का गॉसियन सरफेस लेते हैं उतनी बार हमें ये सब करना पड़ता है, उतनी बार एरिया लेना पड़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज हमने कोई नई नहीं करी है, एक्चुअली हमने बस किया क्या है, आप लोग ध्यान से देखें, हमने P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट और S पॉइंट को मिलाकर हमने एक एम्पियर्स लूप बनाया था, और जहां पर हमारे को 4 साइड्स मिली थी। 4 साइड में हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाए कि एंगल कितना है B और DL के बीच का, राइट। क्योंकि जब तुम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे तो हर साइड के लिए B डॉट DL लगाना पड़ेगा। जब B डॉट DL ओपन करोगे तो B DL cos थीटा आएगा, यानी थीटा हर जगह चाहिए था। तो यहाँ थीटा 0 पहले से डिसाइड हो जाता, अपना तरीका इतना बढ़िया है। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया इस वाली फेस पे, यहाँ भी थीटा 90 डिग्री हो गया इस वाली फेस पे, तो यहाँ तो थीटा की बातें नहीं आएगी क्योंकि फील्डें नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग लगाते हैं बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL कहां से कहां तक, S से P तक। ठीक है, ठीक है। फिर आगे फिर लाइन इंटीग्रल B डॉट DL कहां से कहां तक, P से Q तक। फिर लाइन इंटीग्रल B डॉट DL कहां से कहां तक, Q से R तक।
लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल कहां से कहां तक, आर से एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। यही तो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब अगर आप देखें तो तीन चीजें तो जीरो हो गई तुरंत। आप PQ वाले में करेंगे तो cos 90 डिग्री जीरो होता है, अगर RS में करेंगे तो भी cos 90 डिग्री जीरो होता है, और यहाँ तो B ही जीरो है यानी QR भी जीरो हो गया। क्लियर? तो क्योंकि आप डायग्राम पे लिख चुके हैं इस वजह से तीन पार्ट को आप तुरंत नोटिस कर दीजिए। समझ गए? यानी कि क्या बचा, सिर्फ S से P तक B डॉट डी एल को मैं ओपन करे दे रहा हूं, B इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, बाकी 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर म्यू नॉट और आई नेट। अब सुनो मेरी, लेट द कॉइल हैज एन टर्न्स, सोलेनॉइड हैज एन टर्न्स, लेट सोलेनॉइड हैज एन टर्न्स। अगर सोलेनॉइड में एन टर्न्स हैं तो करंट का असर n गुना बढ़ जाता है। अगर 1 एम्पियर करंट है और 100 का टर्न्स है उसमें, तो उसका असर 100 एम्पियर के बराबर हो जाता है। समझे? तो आई नेट की जगह पे क्या लिख दूंगा, n इंटू आई। बात समझ में आई? ठीक है, करंट I है, टर्न्स n है, इसलिए ni हो गया। बाकी ये cos थीटा cos 0 बन जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें B निकालना है। जिस प्रकार गॉस थ्योरम में E कांस्टेंट होता था तो बाहर निकाल लेते थे, वैसे यहाँ पे B कांस्टेंट होता है, बाहर निकालना है। S से लेके P तक इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट, छोटा ही होता जा रहा है एक्सप्रेशन। अब S से P तक डी एल, मतलब समझे, S से P तक सारे डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल जोड़ देते हैं। मान लिया कि लेंथ इज, समझ गए? मैं शुरुआत में कुछ मान के नहीं चल रहा हूँ, जैसी जरूरत वैसा इस्तेमाल। ठीक है, ये हो गया B इंटू एल बराबर म्यू नॉट एन आई, implies that B is equal to mu naught n upon L into I. Let number of turns per unit length, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n माना जाता है, n अपॉन एल को। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको याद रखिए। ठीक है, यानी हम इस जगह पे स्मॉल n यूज करेंगे तो B बराबर हो गया म्यू नॉट। इससे क्या मिला, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर इसके कॉर्नर्स पे पूछा जाए तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, आधा आता है। अगर कोई पूछे एंड पे कितनी होगी तो हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई। सेंटर पे म्यू नॉट एन आई, किनारे पे 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई। बात समझ में? डायरेक्शन निकालना हम आपको बता ही चुके हैं, बस लिखवाना बाकी। ठीक है, फटाक से कॉपी करिए।